नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर, उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मानसून सत्र का 10वां दिन आज लोकसभा में राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस, गृह मंत्री के खिलाफ असंसदीय भाषा बोलने का आरोप। यूपी में बनेगा देश का पहला डेटा कॉरिडोर, अमेरिका कंपनी बीसीजी तैयार करेगी 6 लाख करोड़ का मास्टर प्लान। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सरकार की दलील, सुप्रीम कोर्ट से कहा पीएम लोकतंत्र के खिलाफ जाएंगे, ये सोचना गलत। महाराष्ट्र के भिवंडी में 4 मंजिला बिल्डिंग गिरी, एक की मौत, करीब 8 लोग मलबे में फंसे। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का बड़ा फैसला, अब ट्रस्ट के 3 सीए की आईडी से मिलेगी दर्शन पास की सुविधा। गुजरात महाराष्ट्र में आज भारी बारिश की चेतावनी, सेना स्टैंड बाय पर। गुजरात में स्कूल कॉलेज बंद, हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान के पास पहुंची। की न्यूज़, खबरों का सारथी। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर है रायपुर से। छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, पुलिस मुख्यालय ने तबादलों की नई सूची जारी की। कई जिलों में पुलिस अधिकारियों की नई तैनाती, कई अधिकारियों को सौंपी गई नई जिम्मेदारियां। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नई जिम्मेदारियां सौंपे जाने की बात सामने आई है। कई अधिकारियों को सौंपे जाने की बात सामने आई है। रिपोर्ट। और छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में ब्यूरो चीफ समीर दुबे जुड़ चुके हैं। समीर जी, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, बड़े फेरबदल की बात सामने आई है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। पुलिस मुख्यालय ने जो है अधिकारियों के तबादले की नई सूची जारी की है, जिसमें कई जिलों के कई पुलिस अधिकारियों की नई तैनाती की गई है। कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। गरिमा जी बने रहेगा हमारे साथ में, लौटेंगे आपके पास में, अन्य खबरों पर भी अपडेट लेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपे जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से खबर। छत्तीसगढ़ को रेल कनेक्टिविटी का बड़ा तोहफा, कटघोरा डोंगरगढ़ नई रेल लाइन पर बनी सहमति, 295 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट को मिली रफ्तार। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सीएम साई की बैठक, ज्वाइंट वेंचर मॉडल पर विकसित होगी महत्वाकांक्षी रेल परियोजना। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें। और खैरागढ़ तक नई रेल लाइन, डोंगरगढ़ तक पहुंचेगी नई रेल लाइन। उद्योग व्यापार, पर्यटन, खनिज परिवहन को बढ़ावा, जनजातीय क्षेत्रों को मिलेगा विकास को बढ़ावा मिलने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सीएम साई की बैठक, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ समीर दुबे लगातार बने हुए। समीर जी, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? नई रेल लाइन की बात सामने आई है। जी बिल्कुल, गरिमा, छत्तीसगढ़ में रेल कनेक्टिविटी को लेकर जो है कल नई दिल्ली में जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच में बैठक हुई है। बैठक में जो है 295 किलोमीटर लंबी कटघोरा डोंगरगढ़ नई रेल परियोजना को ज्वाइंट वेंचर मॉडल पर आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है। यह रेल लाइन कटघोरा, करतला, मुंगेली, कवर्धा और खैरागढ़ होते हुए डोंगरगढ़ पहुंचेगी। सरकार का दावा है कि परियोजना से उद्योग, व्यापार, पर्यटन, खनिज परिवहन और जनजातीय क्षेत्रों में विकास को नई गति मिलेगी। जी, बहुत शुक्रिया समीर आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। हरदोई से खबर, एसपी अशोक कुमार मीणा ने किया निरीक्षण। पुलिस लाइन हरदोई के परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया। परेड निरीक्षण के साथ डायरेक्ट 112 क्वार्टर गार्ड का निरीक्षण। पुलिसकर्मियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आम खबर, पुलिस लाइन हरदोई के परेड ग्राउंड के निरीक्षण की बात सामने आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंबुज जुड़ चुके हैं। अंबुज मिश्रा, अंबुज, पूरी जानकारी क्या है? एसपी अशोक कुमार मीणा ने निरीक्षण क्या है? पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के द्वारा आज हरदोई की पुलिस लाइन में पहुंचकर हरदोई परेड ग्राउंड में जो परेड होती है उसका निरीक्षण किया गया है। और परेड निरीक्षण के उपरांत उनके द्वारा ऑटोवाइड डायल 112 की गाड़ियां जो है और साथ ही में भोजनालय का निरीक्षण उन्होंने किया हुआ। स्वच्छता को भी लेकर उनके द्वारा मौजूद पुलिसकर्मियों को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। हरदोई पुलिस कर्मियों के फिटनेस के लिए जनपद में लगातार प्रत्येक शुक्रवार को परेड ग्राउंड में परेड होती है और उसका उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक सर्किल जो साहबान है वो भी मौजूद रहे, अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। फिलहाल डायल 112 के निरीक्षण के दौरान विभिन्न प्रकार के निर्देश पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के द्वारा दिए गए। जो डायल 112 की गाड़ियों पर पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं उनको निर्देशित किया गया है कि जिस तरीके से आपको कॉलें मिलती हैं, कोई पीड़ित आपको फोन करता है तो तत्काल प्रभाव से वहां पर पहुंचकर उनकी समस्याओं को देखें और हो सके संभवतः अगर तो मौके पर ही निस्तारण करें और कोई अगर गंभीर मुद्दा होता है तो संबंधित कोतवाली ले जाकर वहां पर उनके कोतवाल से उसको लेकर वहां पर निर्देशित जो करें और साथ ही इस मामले को लेकर निस्तारण करने का कार्य किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बांदा में ट्रैफिक पुलिस का हाईटेक एक्शन, सड़कों पर उतरा आधुनिक इंटरसेप्टर वाहन, अब ओवर स्पीडिंग पर रहेगी पैनी नजर। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर होगी तुरंत कार्रवाई। रैश ड्राइविंग करने वालों की अब खैर नहीं। हाईटेक तकनीक से लैस है इंटरसेप्टर वाहन। सड़क हादसों पर लगाम लगाने की बड़ी पहल, आम लोगों की सुरक्षा होगी और मजबूत। अपर पुलिस अधीक्षक ने दिखाई हरी झंडी। सिविल लाइन चौकी से इंटरसेप्टर वाहन रवाना। भगत इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भगत, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? रैश ड्राइविंग करने वालों की अब खैर नहीं। भगत, आपको आवाज मिल रही है? जी जी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सड़क हादसों पर लगाम के लिए नई तकनीक सामने आई है, अब रैश ड्राइविंग करने वालों की खैर नहीं। जी, मैं आपको बता दूं कि बांदा में इंटरसेप्टर की पहली ओपनिंग है और इसके बाद जो यातायात व्यवस्थाओं में एक बड़ा आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा, जहां ओवर स्पीड और तमाम तरह के जो वाहन है इस तरीके से जो अनर्गल तरीके से
फराचा भर पे निकल जाते थे और पुलिस उन पर लगाम नहीं लगा पाती थी। आज अब इस पूरे इंटरसेप्टर वाहन को इस्तेमाल करके उस पर लगाम लगाई जा सकती है। हालांकि यातायात पुलिस ने इस पर काफी कुछ बताया है और जो हमारे यहाँ जो अपर एसपी है उन्होंने भी कहा है कि इस वाहन के आने से बाधा ही नहीं, अब जो इस तरह के यातायात के अवरोध उत्पन्न करने वाले लोग थे उन पर भी लगाम कसी जा सकती है, उन पर नजर रखी जा सकेगी, ओवर स्पीड पर रोक लगेगी। और जो लोग ठीक है, बहुत शुक्रिया भगत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। फर्रुखाबाद जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार फतेहगढ़ में करेत्तर एवं राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की राजस्व वसूली की प्रगति की विभागवार समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप 100% राजस्व वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने कहा कि राजस्व वसूली शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सभी संबंधित अधिकारी नियमित रूप से प्रवर्तन की कार्रवाई करते हुए आपको बता दें कि बकायेदारों से प्रभावी वसूली सुनिश्चित करें तथा वसूली कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बुलंदशहर से खबर, सिकंदराबाद में गुरुवार को एक अनोखी धार्मिक यात्रा लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई। अलीगढ़ जिले के जट्टारी क्षेत्र के छजुपुर गांव निवासी श्रद्धालु नरेंद्र भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था और संकल्प के चलते दांतों से रस्सी बांधकर कार खींचते नजर आए और आपको बता दें कि गंगा जल लेकर अपने गांव की ओर जा रहे हैं। नरेंद्र हरिद्वार से भगवान शिव की प्रतिमा लगी कार को खींचते यात्रा कर रहे हैं। 10 जुलाई को हरिद्वार से अपनी यात्रा की शुरुआत की थी और उनका लक्ष्य 10 अगस्त तक अपने गांव पहुंचना है। बिजनौर में गंगा नदी उफान पर है। मैदानी और उत्तराखंड के पहाड़ों पर हो रही तेज बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हालात यह है कि गंगा का पानी चांदपुर क्षेत्र के जलीपुर इलाके में गांव तक पहुंच गया। गंगा का पानी आने से कई गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। चुनाव आयोग के द्वारा उत्तराखंड में एसआईआर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में एसआईआर कैंप अभियान गतिमान है और 14 जुलाई को ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन किया गया है। 14 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक दावे आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए नोटिस का उत्तर देने का समय दिया गया। ऐसे व्यक्ति जिनका ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं होगा वो अपनी ड्राफ्ट सूची बीएलओ के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। उसमें अपने नाम को जाँच कर सकते हैं और अगर उनका नाम सूची में नहीं है तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। वो फॉर्म 6 भरकर अपने नाम को सूची में दर्ज करने के अनुरोध कर सकते हैं। स्वागत है। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य अभी तक का जो एसआईआर के अंतर्गत प्रगति हुआ है उसको साझा करना, साथ में आगामी जो हमारा कार्यक्रम होगा उसमें जो दिक्कतें आ सकती हैं जनता को, उसके संबंध में जनता को अवगत कराना कि उसमें क्या क्या कार्रवाइयाँ जनपद स्तर पर की जा सकती हैं। तो सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पूरे प्रदेश में 14 जुलाई को जो हमारा ड्राफ्ट प्रकाशन हुआ है उन सभी ड्राफ्ट प्रकाशन के अनुसार निर्वाचक नामावली की प्रतियां जो है सभी बूथ पर, सभी जिलों में, सभी तहसील स्तर पर और ब्लॉक कार्यालय, इस प्रकार जो महत्वपूर्ण कार्यालय हैं वहाँ पर उपलब्ध हैं। वहाँ के बीएलओ के द्वारा भी इस सूची को वहाँ के प्रमुख कार्यालय में और वहाँ के ग्राम पंचायत स्तर पर भी उपलब्ध कराया गया है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम चौहान जुड़ चुके हैं। शुभम, चुनाव आयोग ने एसआईआर को लेकर अहम बातें कही हैं, पूरी जानकारी क्या है? एसआईआर कैंप लगाए जा रहे हैं उत्तराखंड में। जी, मैं बता
बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में SIR की प्रक्रिया यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण का दूसरा चरण अब तेजी से जो है प्रदेश में बढ़ रहा है और पहले चरण की प्रक्रिया 8 जून से 7 जुलाई के बीच पूरी होने के बाद अभी हाल ही में 14 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची की गई थी, जिसके बाद जो है 71 लाख से अधिक मतदाताओं में से करीब 19,04,000 मतदाताओं की जानकारी में कोई गलतियां और त्रुटियां पाई गई थी, जिसके बाद इन त्रुटियों को सुधारने के लिए गलतियों को सुधारने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने संबंधित मतदाताओं को नोटिस जारी किए हैं और नोटिस जारी करने के बाद जो नगर निगम है, नगर पंचायत है, वार्ड स्तर है, तो उन पर जो है विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर 14 अगस्त तक जिनकी भी कोई आपत्तियां है या दावे हैं वो जाकर के वहां पर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और राज्य निर्वाचन आयोग ने हर आपत्ति को दर्ज करवाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रपत्र यानी कि फॉर्म जो है, यानी कि किसी को यदि अपना स्थानांतरण का जो विषय है यानी कि जैसे एक जगह पे रहते हैं अब कहीं और चले गए हैं तो उसके लिए फॉर्म 7, या कोई नाम में गड़बड़ी है तो आप या नया आप पहचान पत्र बनवाना चाहते हैं, नाम दर्ज करवाना चाहते हैं, उसके लिए फॉर्म 6, अन्य प्रकार के पत्र है। इसी प्रकार से जो है लगातार जो है इस SIR की प्रक्रिया को किया जा रहा है और जैसा कि सभी को मालूम है कि इसका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्धिकरण का है, तो उसी में से एक प्रक्रिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। चुनाव आयोग के द्वारा उत्तराखंड में SIR कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में SIR कैंप अभियान गतिमान है। 14 जुलाई को ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन किया गया था। 14 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक दावे आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए नोटिस का उत्तर देने का समय दिया गया है। ऐसे व्यक्ति जिनका ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं होगा वो अपनी ड्राफ्ट सूची BLO के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। उसमें अपने नाम को जाँच कर सकते हैं और अगर उनका नाम सूची में नहीं है तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। हरिद्वार में आबकारी विभाग ने शंकर डेयरी पर छापा मारकर देशी विदेशी शराब और बियर का बड़ा जखीरा जब्त किया है। कांवड़ मेले के दौरान अवैध शराब के कारोबार पर जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। छापेमारी में 138 ट्रेटा पैक देशी शराब, 149 पौवे अंग्रेजी शराब, 42 कैन बियर बरामद की गई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज जुड़ चुके। मनोज, पूरी जानकारी क्या है? जखीरा जब्त किया गया है शराब का? जी बिल्कुल, देखिए गोविंदा, लगातार जो शंकर डेयरी है वहां से ये शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पे अवैध शराब की बिक्री की जाती है। तो लगातार यहाँ पे जो आपका विभाग था वो समय समय पर चेकिंग अभियान चल रहा था, लेकिन आपका विभाग के द्वारा यहाँ पे कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की। इसलिए यहाँ पे मुखबिर की सूचना पे जब देर आपके विभाग के जो सिपाही थे, जो कर्मचारी थे, वो मौके पर पहुंचे तो उन्होंने जो शंकर डेयरी संचालक है उसके घर से यहाँ पे छापेमारी करते हुए 138 टेट्रा पैक देसी शराब जो होती है वो वहाँ से बरामद की है। साथ साथ 149 अंग्रेजी शराब और यहाँ से बियर
की पुलिस कैन भी प्रदान की गई है। हालांकि बताया जा रहा है कि ये मामला अभी आगे भी बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार यहाँ पे अभी इसके मामले को लेकर मुकदमा लिखा गया, आरोपी से पूछताछ की जा रही है। ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कितने सालों से ये काम कर रहा था, कहाँ तक इसका नेटवर्क है और कहाँ ये शराब बेचा कर रहा था, तो कहाँ से शराब लेके आता, तमाम चीजों की जानकारी चुराई जा रही है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस को इसमें और इससे अलग क्या कुछ कामयाबी हाथ आती है। बहुत शुक्रिया मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। खबर है मुंबई से, जहां पर भिवंडी में 4 मंजिला रिहायशी इमारत अचानक भर कर ढह गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। 8 से 10 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई गई है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेंगे। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बताते हैं। अमित चौधरी बने सचितक केएन सिंह कोषाध्यक्ष। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता दें, चयन को लेकर संगठन ने सीधे मेयर को भेजी सूची। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पहले मेयर और महानगर अध्यक्ष में मतभेद की चर्चा थी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, चयन को लेकर संगठन ने सीधे मेयर को भेजी सूची। कार्यकारिणी चुनाव में भी सामने आए थे मतभेद। अहम जानकारी आपको हम बता दें, देव शर्मा मिश्रा मुन्ना बने नेता। बड़ी जानकारी आपको बता दें। और मुकेश सिंह मोंटी को बनाया गया मुख्य सचेतक। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमित चौधरी बने सचेतक, केएन सिंह कोषाध्यक्ष। चयन को लेकर संगठन ने सीधे मेयर को सूची भेजी। अहम जानकारी आपको बता दें, पहले मेयर और महानगर अध्यक्ष में मतभेद की चर्चा थी। मेयर का विरोध करने वाले पार्षदों को अहम जिम्मेदारी। और देव शर्मा मिश्रा मुन्ना बने पार्षद दल के उपनेता। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी जुड़ चुके हैं। अश्विनी, कई हम लोगों को बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। अमित चौधरी सचेतक बने हैं, केएन सिंह कोषाध्यक्ष। पूरी जानकारी क्या है? बिल्कुल बता दें आपको कि आज जो नगर निगम लखनऊ में है, उसमें तमाम पदों के लिए लगातार जद्दोजहद चल रहे थे कि किस पार्षद को कौन सा पद दिया गया है। हालांकि अब जो भारतीय जनता पार्टी है, उस जो महानगर अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से बाकायदा से फैसला लिया गया है और देव शर्मा जो है उनको पार्षद का उपनेता चुना गया है। साथ ही साथ मुकेश सिंह मोंटी है, उनको मुख्य सचेतक बनाया गया। अमित चौधरी जो कांग्रेस से आए हैं, बसपा में रहे, उनको
सचेतक बनाया गया, KMC ने पार्षद जो है इन लोग को अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों को पार्टी जिम्मेदारी दी गई है, तो इसमें तो लगभग सभी जो हैं वो मेयर के खिलाफ मुश्किल होने से लगातार कहीं ना कहीं मेयर पर तमाम आरोप लगा रहे थे। अंदर सामने ये चर्चा है कि मेयर इन लोगों को नाम पर सहमति नहीं पा रही थी, लेकिन संगठन ने इन पर जो भरोसा किया और इनको इनके नाम की घोषणा की गई। ठीक है अश्विनी, बने रहेगा हमारे साथ में। एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से हम बता रहे थे। और अगली बड़ी जानकारी भी आपको लखनऊ से ही बताते हैं। एक और बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर एलडीए बोर्ड की बैठक 13 अगस्त को होगी। लखनऊ से बड़ी खबर, एलडीए बोर्ड की बैठक 13 अगस्त को होगी। ये अहम जानकारी आपको बता दें। कई बड़े विकास प्रस्तावों पर होगा फैसला। निजी बिल्डरों की टाउनशिप की डीपीआर पर लगी मोहर। लखनऊ से बड़ी खबर, आईटी सिटी में लैंड पूलिंग योजना पर विचार होगा। एलडीए बोर्ड की बैठक 13 अगस्त को होगी। अश्विनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, 13 अगस्त को एलडीए बोर्ड की बैठक होगी, पूरी जानकारी क्या है? बिल्कुल 13 अगस्त को लखनऊ निगम लखनऊ विकास प्राधिकरण है, उसकी जो है बोर्ड बैठक होगी। बोर्ड बैठक में तमाम बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जिसमें अगर बात करें तो निजी बिल्डरों की जो टाउनशिप की डीपीआर होती है उस पर कहीं ना कहीं मोहर लग सकती है। इसके अलावा जो लखनऊ की सुल्तान रोड पर आईटी सिटी डेवलप हो रही है, इसमें लैंड पूलिंग की योजना है, इसमें क्या कुछ नया किया सकता है, इस पर विचार हो सकता है। इसके अलावा बात करें तो मेट्रो रेल यार्ड के लिए जो भूमि है प्रस्ताव पर भी चर्चा करती है, किस जगह पर ये जो यार्ड है बनाया सकता है। इनके अलावा तमाम लगभग 1 दर्जन प्रस्ताव है जिन पर बोर्ड बैठक के दौरान मोहर लग सकती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। अगली खबर रतलाम से है, जहां पर विश्व मानव दुर्व्यापार विरोध दिवस के अवसर पर रतलाम जिले के ढूढर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य मानव तस्करी के प्रति लोगों को जागरूक करना और पीड़ितों तक सहायता पहुंचाने के लिए समाज की भागीदारी बढ़ाना था। कार्यक्रम में रतलाम रेंज के डीआईजी निमिष अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार लाल ने स्कूली बच्चों एवं बाजड़ा समुदाय की महिलाओं को मानव तस्करी के कारण, उनके तरीके और बचाव के उपायों की जानकारी दी है। आज एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे है। इसके उपलक्ष्य में आज ढूढर में हमने एक कार्यक्रम रखा है, ये जागरूकता कार्यक्रम रखा गया है और इसमें हमने यहाँ के लोकल क्षेत्रीय लोगों को बुला के उनको हमने समझाइश दी है। उनको हमने बेटियों का सम्मान करने का, बेटियों को शिक्षा देने का, उनको पूरा मौका देने का हमने उनको संदेश दिया है। और हमने यहाँ पे जो है बातें करी है, वन स्टॉप सेंटर और बहुत सारे जो शासन के जो कानून है और जो नियम है इसके बारे में अवगत कराया। जो पूरी उम्मीद है कि जो है इस कार्यक्रम के बाद जो है इसमें एक सकारात्मक हमें बदलाव देखने को मिलेगा। आज पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार ASTU यानी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, वर्ल्ड एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे के तहत जो है ये कार्रवाई आज हम लोगों ने जो है एक मीटिंग रखी। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। कानपुर से खबर है, जहां पर रावतपुर क्षेत्र से 24 मार्च को लापता हुई 16 वर्षीय स्कूली छात्रा को कानपुर पुलिस ने करीब 100 दिन बाद पंजाब के भटिंडा से सकुशल बरामद कर लिया है। छात्रा की मां ने रावतपुर थाने में चंद्रप्रकाश नगर निवासी किशन उर्फ मुन्ना के खिलाफ बहला फुसलाकर अपहरण और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने कानपुर, दिल्ली, NCR, हरियाणा समेत कई राज्यों में लगातार दबिश दी और सर्विलांस टीम तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी रही। आखिरकार एक अहम तकनीक सुराग पुलिस को भटिंडा की कैनाल कॉलोनी तक ले आया और जहां छापेमारी कर आरोपी किशन उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया। छात्रा को सकुशल बरामद कर लिया, सुरक्षित बरामद किया गया है। देखिए, अप्रैल माह में थाना क्षेत्र रावतपुर से एक 17 वर्षीय बच्ची थी जो घर से लापता हो गई थी। इसमें हमारी 5 अलग अलग टीमें लगी हुई थी। मुकदमा इस पर लिखा गया, टीमें लगी, टीमें 5 अलग अलग प्रदेशों में गई। जहाँ जहाँ हमको लोकेशंस मिल रही थी वहाँ वहाँ टीमों ने दबिश दिया। दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर भिंड से, जहां पर मेहगांव क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 719 पर चलाए गए मोबाइल कोर्ट अभियान के दौरान कानून सबके लिए समान होने का संदेश देखने को मिला। न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वाति बघेल के नेतृत्व में विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की गई। प्रोटोकॉल में ये लगा लिया था, ये उधर जानता नहीं थी, निकाल दी थी। क्या आप तहसीलदार पद पे इस पद कार रहते हैं वहाँ पर वो अभी। तो आप क्या ड्यूटी पे जा रहे थे? ड्यूटी। खबर है बलरामपुर से, जहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने युवाओं को संगठन से जोड़ने और पार्टी की विचारधारा से परिचित कराने के उद्देश्य से बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर मंडल में ज्वाइन बीजेवाईएम वॉल पेंटिंग अभियान शुरुआत की। प्रदेश संगठन के आह्वान पर चलाए जा रहे इस अभियान का शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल की उपस्थिति में किया गया। अभियान का संचालन बाजू जिलाध्यक्ष मंगलम पांडे के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। आपको बता दें कि मंडलाध्यक्ष आशुतोष गुप्ता के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रमुख स्थानों पर ज्वाइन बीजेवाईएम संदेश वाली वॉल पेंटिंग तैयार की है। खबर है कविधाम से, जहां पर बोडला विकासखंड के वनांचल क्षेत्र में मलेरिया के बढ़ते मामलों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जलमला सेक्टर में मलेरिया से 3 लोगों की मौत और 70 से 80 ग्रामीणों के बीमार होने की खबरों के बीच कांग्रेस ने प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष रवीन जायसवाल ने आरोप लगाया कि जलमला क्षेत्र में मलेरिया से सैकड़ों लोग प्रभावित हैं और 3 लोगों की मौत की सूचना मिली है। कवर्धा जिले में मलेरिया बना काल। 12 दिनों में लगभग 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों की मौत की भी खबर सामने आ रही है मलेरिया से। बोडला ब्लॉक के झलमला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आसपास के गांव में मलेरिया लगातार फैलता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग इसे सुधारने में पूरी तरह से नाकाम है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और स्थिति ऐसी है कि एक बिस्तर पर 2-2 मरीजों को रखा गया है, जिसका फोटो जिला सीएमएचओ स्वयं डाल रहे हैं। खबर मैनपुरी से, जहां पर सदर कोतवाली क्षेत्र के नगला कैथ गांव में देर रात कुछ नकाबपोश युवकों के द्वारा एक घर पर फायरिंग और तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया। घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग घर के बाहर पहुंचकर दरवाजे पर लात मारते और फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि घटना रात करीब 11 बजे की है, जिससे घर में मौजूद परिवार दहशत में आ गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हमला पुरानी जमीनी रंजिश के चलते किया गया। पीड़िता सोनम ने पुलिस पर समय पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। खबर है हजारीबाग से, जहां पर बहुचर्चित माहेश्वरी परिवार के 6 सदस्यों की रहस्यमयी मौत के मामले में एक बार फिर से जांच तेज हो गई है। घटना के करीब 8 साल बाद दिल्ली से केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की 2 सदस्य टीम हजारीबाग पहुंची। मामले से जुड़े साक्ष्यों की दोबारा जांच की। घटना 15 जुलाई 2018 को खजांची तालाब स्थित CDM अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 303 में हुई थी, जहां एक ही परिवार के 6 सदस्य मृत पाए गए थे। सावन महीने की शुरुआत के साथ ही देवभूमि उत्तराखंड के धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। साल भर के इंतजार के बाद उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों से शिव भक्त गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंचने लगे हैं, जिसमें पिछले साल 2025 में करीब 4.5 करोड़ शिव भक्तों ने हरिद्वार में गंगा में डुबकी लगाकर कांवड़ यात्रा का एक अलग रिकॉर्ड बनाया था। इस बार यात्रा 30 जुलाई से शुरू हुई और अनुमान है कि भक्तों की संख्या और बढ़ने वाली है। गुरुवार को सावन के पहले दिन से शुरू होकर सावन शिवरात्रि पर अंतिम जलाभिषेक के साथ अपने चरम पर कांवड़ यात्रा पहुंचेगी। सावन की पहली बूंद के साथ ही धर्म नगरी हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है और कांवड़ यात्रा व मेले की शुरुआत हो गई है। उत्तराखंड सहित देश भर से लाखों शिव भक्त गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। पिछले साल कांवड़ मेले के दौरान 4.5 करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों ने
रिकॉर्ड बनाया था और इस बार 30 जुलाई से शुरू हुई यात्रा में उससे भी ज्यादा भीड़ की उम्मीद है, जिसके चलते सुरक्षा, यातायात और सुविधाओं को पुख्ता करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और सभी तैयारियां पूरी होने का दावा भी किया गया। लेकिन दूसरी ओर आस्था के इस मेले पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। विपक्ष सरकार के दावों पर सवाल उठा रहा है और जिसके चलते विपक्ष का कहना है कि सरकार हर विषय पर दावे करती है, लेकिन दावे कागजों तक तो ठीक रहते हैं, लेकिन कांवड़ यात्रा के पीक पर होने पर सभी दावों की पोल खुल जाती है, जिस पर सत्ता पक्ष भी प्रतिक्रिया देता नजर आ रहा है। कांवड़ यात्रा बहुत अच्छी होगी और सभी प्रबंध हमारा प्रशासन के द्वारा किए गए, सरकार के द्वारा किए गए। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर बार की तरह सभी शिव भक्त कांवड़ियों का हम यहाँ स्वागत करेंगे। बस सभी से हमारा यही अनुरोध है कि जो यात्रा है उनकी यात्रा अच्छी हो, सुखद हो, सरल हो, सुरक्षित हो, लेकिन उनकी यात्रा अन्य लोगों के लिए भी सुखद हो, उसमें किसी के कारण से किसी का व्यवधान न हो। इन बातों का भी हम सब क्या प्लानिंग है, क्या कार्रवाई की गई है। और मुझे अत्यंत खुशी है कि बहुत विस्तार से इस कांवड़ यात्रा में हमारे कांवड़ श्रद्धालुओं को एक आनंद आए, उसके लिए बहुत सुंदर काम किया गया है, बहुत ही विस्तार से। और ये ऐसा नहीं है कि हम पहली बार कर रहे हैं, पिछले साल जो लेसन लर्न किए थे उनको एक बार फिर खंगाला कि पिछले साल में क्या लेसन थे। और यही कहना चाहूँगा कि आपका जो कांवड़ उठाते हैं वो एक हिसाब किताब से उठाएं। कभी कभी मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन इतना हैवी है, तो वो थोड़ा हमारे को सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे योगी जी, बाबा जी है जो बैठे हैं, उनके होते हुए कोई चीज़ प्रशासन सब ओके बाबा की दया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे भंडारे की, जो भी रोड की सब सुविधा अवेलेबल है। मैं गाजियाबाद से आया हूँ, हरिद्वार यहाँ जल भरने, तो मैं तीसरी बार आ चुका हूँ यहाँ पे। तो तीसरी बार से अब तक मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, ना कोई गड्ढा, ना कोई लाइट नहीं है रोड पे, सब कुछ अवेलेबल है। भंडारे की यहाँ सस्ती सुविधा, जैसे पीछे लगा लेते हैं टेंट जो बैठाने के लिए, वहाँ भी कोई महंगा सामान नहीं, सब। सही सवाल आपने किया है। चारधाम यात्राओं में इतनी अव्यवस्थाएं थी कि इस बार यात्रा जो है समय से पहले खत्म हो गई। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे, कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, सावन का महीना है, ऐसे में हरिद्वार के अंदर जिस तरीके से जनमानस वहाँ पर खड़ा है, उनको वो तमाम सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, चाहे वो इलाज से संबंधित हो या यातायात से संबंधित हो, इस पर सरकार फेल होती हुई नजर आ रही है। यमकेश्वर विधानसभा के अंदर तमाम ग्रामीण जो हैं अपने घरों में कैद हो चुके हैं। तमाम कांवड़िए, चाहे वो हरियाणा से हों, उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों से हों, वो गंगा जल लेकर नीलकंठ महादेव की यात्रा पर हैं। ऐसे में एक हफ्ते बहुत बुरी स्थिति यमकेश्वर विधानसभा की हो जाती है। हमारी सरकार से समय समय पर ये मांग रही है कि कांवड़ यात्रियों के लिए शौचालय और नहाने की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। कांवड़ यात्रा कल से प्रारंभ है। अब सरकार तो दावे करती रहती है, उन्होंने तो कहा था नकल रोकने के लिए भी हमने सख्त कानून लाया है और कार्य की गुणवत्ता भी जो है उत्तम श्रेणी की है। तो अभी तो अब पता चलेगा कि कितनी तैयारी है। तैयारी अच्छी होगी, सही तरीके से जो कांवड़ यात्रा निपट जाएगी तो हम इस सरकार को साधुवाद देंगे। लेकिन जो स्थिति है, जो हालत है, उसे लग नहीं रहा कि सरकार इस दिशा में कोई सीरियस कदम उठाने जा रही है। देवभूमि उत्तराखंड में सावन की शुरुआत के साथ ही धर्म नगरी हरिद्वार में कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है और आस्था का यह सैलाब अब हर दिन बढ़ता दिखने को मिल रहा है। पिछले साल 4.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रिकॉर्ड बनाया था। वहीं इस बार आंकड़े को पार करने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने सुरक्षा, यातायात और मूलभूत सुविधाओं को लेकर पुख्ता इंतजामों का दावा किया है। सरकार का कहना है कि मेले को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं विपक्ष सरकार के दावों पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि अभी सभी कागजों पर ठीक है, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी, जमीन पर इंतजामों की असल हकीकत सामने आ जाएगी। विपक्ष का सवाल भी जायज है कि क्या ये इंतजाम कागजों तक ही सीमित रहेंगे या फिर जमीन पर भी दिखाई देंगे। आखिर में फैसला श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा से होगा। अगर यात्रा शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित रही तो ये आस्था की मिसाल बनेगी, और अगर अव्यवस्था हुई तो सवाल सरकार से ही पूछा जाएगा।
फिलहाल सभी की नजर कांवड़ मेले की तैयारियों पर लगी हुई है। देखने वाली बात तो ये होगी कि कौन कितने सही रहने वाले हैं और सरकार के दावे या विपक्ष के सवाल, ये बड़ा गंभीर सवाल है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी बीच बड़ी जानकारी अयोध्या से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेंगे। अयोध्या से बड़ी खबर है। अयोध्या के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। अयोध्या के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, अहम जानकारी आपको हम बता दें, माहौली में श्रद्धांजलि सभा में होंगे शामिल। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पूर्व सिंचाई मंत्री स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान को देंगे श्रद्धांजलि। बड़ी खबर आपको हम बता दें, पूर्व सिंचाई मंत्री स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अयोध्या के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, अहम जानकारी आपको हम बता दें, और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ आरपी सिंह जुड़ चुके हैं। आरपी, अयोध्या के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पूरी जानकारी क्या है उनके आगमन से जुड़ी? आरपी से संपर्क टूट गया है, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अयोध्या से बड़ी खबर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा। आरपी सिंह एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। आरपी, डिप्टी सीएम का आगमन हो रहा है, पूरी जानकारी क्या है उनके दौरे से जुड़ी आपके पास? जी, आप गरिमा जी बताना चाहेंगे कि ब्रजेश पाठक जी का आज अयोध्या दौरा पर 1 बजे पहुंचेंगे। सोहावल तहसील में चौधरी चरण सिंह के इंटर कॉलेज में पहुंचेंगे और ये यहाँ पे विधायक अमित सिंह चौहान के पिताजी का आज जो है, जो सिंचाई विभाग के जो मंत्री रहे हैं स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान की 10वीं पुण्यतिथि है, उसमें शिरकत करेंगे। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के आज पहुंचेंगे। अभी कुछ दिन पहले जब उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ तो सूबे के मुख्य योगी आदित्यनाथ गए थे, तो अब कहीं ना कहीं विजय पाठक जी पहुंचे उनकी 10वीं पुण्यतिथि में, वहाँ पे शिरकत करेंगे और सब लोग मिलेंगे वहाँ पे, क्योंकि उनकी 10वीं पुण्यतिथि है। और मुन्ना सिंह चौहान जो है सक्रिय नेता रहने की वजह से जो है विजय पाठक जी वहाँ पहुंच रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहेगा, अगली खबर पर फ्री आपसे अपडेट लेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी अयोध्या से ही आपको हम बताते हैं। बड़ी खबर अयोध्या से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेंगे, जहां पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कड़े इंतजाम लागू। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दान व्यवस्था को पूरी तरीके से पारदर्शी बनाने के प्रयास, अहम खबर आपको हम बता दें। दान व्यवस्था को पूरी तरीके से पारदर्शी बनाने के प्रयास, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आरपी सिंह लगातार बने हुए हैं। आरपी, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? आरपी, आवाज मिल रही है आपको? दान पात्रों के लिए नया आदेश सामने आया है।
बड़ी खबर आपको अयोध्या से हम बता रहे हैं, जहां पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कड़े इंतजाम लागू होने की बात सामने आई है। टीम में 6 लोगों को शामिल किया गया। अयोध्या से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। टीम में 6 लोगों को शामिल किया गया। 2 बैंक कर्मी, 2 ट्रस्ट प्रतिनिधि और 2 SIS सुरक्षा कर्मी शामिल। अहम खबर आपको हम बता दें, अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कड़े इंतजाम लागू। दान व्यवस्था को पूरी तरीके से पारदर्शी बनाने के प्रयास। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए एक बार फिर से आरपी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आरपी, पूरी जानकारी क्या है? पूरी व्यवस्था को पारदर्शी करने का प्रयास किया जा रहा है। आरपी, आवाज मिल रही है आपको? आरपी सिंह, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी जी बोलिए। आरपी, पूरी दान व्यवस्था को पारदर्शी करने का प्रयास किया जा रहा है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी, आपको पता चले कि दान पात्र की जो पहले दान होते थे वो कहीं ना कहीं अब जो है कैमरे में जो 360 डिग्री पे कैमरा रखा गया है, बराबर उसको जो है कैमरे से निगरानी की जा रही है और जो है कि कोई एजुकेटर ना हो। और जो अब पहले था एक एक बक्से खुले जाते थे, अब जब जो काउंटिंग होगी तो पूरे बक्से एक साथ खुलेंगे और जितने जो करो वहाँ पे गिनने वाले हैं वो बैंक के कर्मचारी रहेंगे। उनके कानों में कपड़े में कहीं कहीं जेब नहीं रहेगा। पूरी पारदर्शिता के साथ जो है अब जो है निगरानी मतलब काउंटिंग की जाएगी। तो उसको लेकर के कहीं न कहीं व्यवस्था जो है राम मंदिर की सुचारू रूप से कर दी गई है और कड़ी व्यवस्था की गई है कि पूरी जांच होती है तब जाके ये लोग अंदर जाएंगे और काउंटिंग होगी तो पारदर्शिता के साथ ही होगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। और अगली बड़ी जानकारी बांदा से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बांदा से बड़ी खबर आपको हम बताएंगे, जहां बिजली संकट पर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। बांदा से बड़ी खबर, लो वोल्टेज और बार बार ट्रिपिंग से परेशान हैं लोग। बिजली विभाग के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बांदा से ये अहम खबर सामने आई है। किसानों की सच्चाई पर सपा की केंद्रीय राजनीति का एक संदेश दिया गया है और पोस्टर के जरिए बताया गया कि 2027 में अखिलेश और 2029 में डिम्पल पर केंद्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु होंगे। और समाजवादी सेवक हल्लू राम सुंदर यादव ने ये पोस्टर लगवाया है। पोस्टर के सहारे सरकार पर हमला भी बोला गया है। बेमेतरा जिला न्यायालय के बार एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष प्रणीश चौबे के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने एक पैनल ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि एसडीएम कार्यालय का एक बाबू अधिवक्ताओं के काम में लगातार दखल दे रहा है और उनके मुवक्किलों को गुमराह कर पैसों की मांग कर रहा है। अधिवक्ताओं का कहना है कि उक्त बाबू का रवैया पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। वकीलों के प्रति उसका व्यवहार भी बेहद आपत्तिजनक है। लगातार एसडीएम कार्यालय में अधिवक्ताओं के द्वारा शिकायत किया जा रहा था कि वहाँ के जो बाबू हैं वो भ्रष्टाचार कर रहा है। 107-16 के मामलों में वकीलों को खड़ा नहीं होने देता है। बोलता है कि आप हमारे पास आ जाओ और उसके बाद हम पूरा काम कर देंगे, आप वकील लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब क्लाइंटों को व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके बुलाता है कि आप हमारे पास आइए, वकीलों का कोई काम नहीं है और हम आपका काम करा देंगे, ऐसा करके वो श्योरिटी देता है। तो ऐसा लगातार शिकायत पक्षकारों के द्वारा अधिवक्ता साथियों के द्वारा आ रहा है। उसके संबंध में आज माननीय कलेक्टर महोदय को इस संबंध में अवगत कराया गया है।
सदर अस्पताल में कार्यरत फिजियोथेरेपिस्ट वीरेंद्र कुमार महतो ने अस्पताल के फिजियोथेरेपी कक्ष में आत्महत्या कर ली। हालांकि आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। जानकारी के अनुसार वीरेंद्र कुमार गुरुवार की शाम अपने आवास से सीधे सदर अस्पताल पहुंचे। कुछ समय बाद उनका शव फिजियोथेरेपी कक्ष में फंदे से लटकता मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यह हत्या है या फिर आत्महत्या, पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। भिंड में 25 लाख के चेक बाउंस मामले में मध्य प्रदेश बीज निगम के पूर्व उपाध्यक्ष एवं भाजपा नेता राजकुमार कुशवाहा की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। न्यायालय ने उनकी लगातार अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए दोबारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। साथ ही पूर्व में जारी वारंट की तामील नहीं होने पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। रावतसर से खबर है, जहां पर रावतसर के हृदय स्थल पर स्थित ढाबे के सौंदर्यीकरण कार्य की गुणवत्ता पर सावन की पहली ही बारिश ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से किए जा रहे इस कार्य के तहत लगाए गए सीमेंट के पटरी बारिश के दौरान बह गए, जिससे स्थानीय लोगों में भारी रोष व्याप्त है। लोगों ने इससे घटिया निर्माण और सरकारी धन की बर्बादी बताते हुए दोषी ठेकेदार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले की जानकारी मिलने पर कस्बे के युवा नेता एवं गणमान्य नागरिक कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष देवीलाल मटेरिया के नेतृत्व में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी शैलेंद्र गोदारा से मिले। प्रतिनिधिमंडल में संजीव जॉन भाड़ू, अंकुश भाड़ू, आदित्य गोदारा और गंगा बिशन थापन, मकबूल खान, सुनील कुमार, समीर वर्मा तथा असलम खान सहित अन्य नागरिक शामिल रहे। रावतसर क्षेत्र के अंदर पहली ही बरसात के अंदर इस भ्रष्टाचार की नगर पालिका भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। हमने बार बार आग्रह किया ईओ साहब और नगर पालिका एसडीएम के अधिकारी से, एसडीएम यहाँ से चले गए, दूसरे आगे कि यहाँ पर निर्माण चल रहा है, इसकी जांच करो। अब जब पहली बरसात के अंदर वो सारी ढाब जो इतना बड़े स्तर पर रुपया लगा है, वहाँ पर दोनों पार्टी के जो यहाँ के मुखिया बीजेपी के राज के अंदर बने बैठे, उनके नाक के नीचे इतना बड़ा घपला हो गया कि आज गांव वहां पर खून के आंसू रो रहा है और अपनी दुर्दशा पर रोने को मजबूर है। रामदेव मंदिर के पास ढाब का निर्माण कार्य की निविदा रूट को द्वारा की गई थी, जो कि सारण कंस्ट्रक्शन कंपनी बड़ी बिराना नौर के नाम से है। ये कार्य 1 करोड़ 13 लाख का था। इस कार्य एजेंसी ने जब करना शुरू किया तो मैंने इसको तकनीकी रूप से गलत होने के कारण बार इसको नोटिस दिए। कुल हमने 7 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। उसके बावजूद इसने काम को रोका नहीं, काम की क्वालिटी भी सही नहीं। हमारे नगर पालिका द्वारा इसके 1 भी रुपए की पेमेंट नहीं हुई, लगातार नोटिस जारी हुए हैं। अब कल हमारे एजेंट साहब आएंगे तो इसकी टेक्निकल रिपोर्ट बना के इसके खिलाफ रिपोर्ट करके सरकार को भेजेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का